जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बड़े ही जम से कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोग अब बात करते हैं। हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं भैया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं यूपी जीके। ओके, और यूपी जीके में भी हम लोग क्या कर चुके हैं? यूपी जीके में हम लोग यूपी की नदियों के बारे में पढ़ चुके थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक आप लोगों को अगर रिवीजन नहीं करके आए तो पहले रिवीजन करके आओ, उसके बाद क्लास में आ जाए, फिर क्लास ले लो, फिर रिवीजन कर लेना, पर रिवीजन ज़रूर करना। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो चुकी है। चलिए आइए अब हम भैया करेंगे क्या? भैया हम किसके बारे में, अब टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? टॉपिक हमारा होने वाला है यूपी की जनजातियाँ हैं, कि भैया यूपी में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है, किस स्थान पर सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। जैसे कि बात करें सबसे ज़्यादा जनजाति कौन कौन से स्थान पर पाई जाती है, हैं? तो कम जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का कितना वो रहा है? ओके, कितने प्रतिशत महिला और कितने प्रतिशत पुरुष रहे हैं? ओके, कितने, ये सब बातें हम लोग जानेंगे विस्तार से। ओके, तो जैसे कि बात करें यूपी की जनजातियाँ, ओके, जिसे हम एसटी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? एसटी बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम जानेंगे कि भैया अगर बात करते हैं जनजाति, तो जनजाति में बात करते हैं कि सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है। जो सबसे अधिक जनजातियाँ हैं वो जनजातियाँ कौन से स्थान पर पाई जाती हैं यूपी में? तो यूपी में जब बात करेंगे सबसे अधिक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है सोनभद्र और बलिया में। कहाँ पर? अगर बात करें कि सर्वाधिक सर्वाधिक जनजातियाँ जनजातियाँ सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं जाती है कहाँ पर? सोनभद्र पहले नंबर पर सोनभद्र आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आ जाएगा बलिया। कौन सा? बलिया, यूपी का बलिया जिला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा भैया? तो यूपी का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कौन सा? बलिया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जहाँ सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये बात क्लियर होगी? ओके ओके, जिले या बोले सबसे अधिक जनजातियाँ वाले जिले। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये बात होगी यहाँ तक। अब बोलते हैं भैया न्यूनतम जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो प्रतिशत में बोले तो आगे बात कर रहे थे प्रतिशत में। तो ये तो क्या हो गया? ये जिले हो गए, पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? यहाँ पे हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? जिले, जिलों में। तो वो कौन से जिलों में पाई जाती है? सोनभद्र एवं बलिया में। अब बात करते हैं भैया जातियों के मामले में प्रतिशत कितना है, किस जिले में कितने प्रतिशत जातियाँ पाई जाती हैं, सबसे अधिक जातियाँ किस जिले में पाई जाती हैं। तो प्रतिशत के मामले में अगर बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक सर्वाधिक जनजातियाँ जातियाँ बाला जिला, बाले जिले या फिर जिला, एक ही जिला होता है क्योंकि जिले तो हो नहीं सकते। कौन सा रहेगा? वो रहेगा सोनभद्र। कौन सा रहेगा भैया? तो वही रहेगा कौन सा? सोनभद्र जिला। क्या? प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है भैया? सबसे अधिक जनजाति। क्या बोलेंगे भैया? सबसे अधिक जनजाति। क्या बोलेंगे भैया? सबसे अधिक जनजाति। ओके, अब आ जाइए नीचे। और क्या भैया इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं? तो और भैया हम लोग जान सकते हैं कि न्यूनतम जनजाति वाला जिला भैया कौन सा है। अगर हम बात करें कि यूपी में न्यूनतम जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है, तो हम बात करें कौन सा जिला रहेगा? वो रहेगा बागपत और सोनभद्र। सोनभद्र में तो सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सा रहेगा? कन्नौज। क्या बात करेंगे? न्यूनतम जनजाति बाला जिले। ओके, क्या बोलेंगे? न्यूनतम जनजाति वाले जिले वो कौन से रहेंगे भैया? एक तो बागपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागपत एवं क्या होगा? कन्नौज। कौन कौन से हो जाएंगे भैया? बागपत और कन्नौज। क्या कहेंगे? न्यूनतम जनजाति वाले। अब न्यूनतम जनजाति वाले हो चुके हैं भैया, तो हम बात करें प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति वाले जिले कौन से भैया? अगर बात करें
कि भैया यही बता दीजिए कि प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति वाले ज़िले कौन से हैं। तो बात करें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में होगा कौन कौन सा हो जाएगा, प्रतिशत, प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति, न्यूनतम जनजाति वाला जिला। ओके, क्या कहेंगे, न्यूनतम जनजाति वाला जिला। तो न्यूनतम जनजाति वाला जिला भैया कौन सा हो जाए प्रतिशत के मामले में, तो प्रतिशत के मामले में कौन सा हो जाए, वो हो जाए कौन सा, बागपत। ओके, क्या रहेगा, बागपत। यहाँ पे भी हम बात करेंगे बागपत ही क्या रहेगा, न्यूनतम जनजाति। न्यूनतम का मतलब भैया क्या, मध्यम। ओके, तो मध्यम जनजाति वाला कौन सा जिला रहेगा, वो रहेगा बागपत, जिसके हम बात करेंगे कौन सा जिला रहेगा, वो रहेगा हमारा बागपत जिला। ओके, फिर बात करें, एक बात करते हैं कि भैया यहाँ तक तो जनजाति वाले हम बात कर लिए कि शाब्दिक हो गया, न्यूनतम हो गया और प्रतिशत के मामले में हो गया। अब बता दीजिए भैया जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है। हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, हम बात कर रहे हैं ओनली यूपी की। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपी जी की, तो हम यूपी जी के की बात करेंगे। तो यूपी जी के में कहाँ, यूपी में सबसे जहाँ जनजाति नहीं पाई जाती है तो वो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अयोध्या और कन्नौज, यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। ओके, अब आप लोग पूछेंगे भैया जनजाति क्या होती है। जनजाति एक अलग उनका बोल सकते हैं कि सामान्य लोगों से उनका रहन सहन अलग हो जाता है। ओके, उनका रहन सहन खान पीन अलग हो जाता है, तो उनको जनजाति में डिवाइडेड कर दिया जाता है। जैसे अपनी जो राष्ट्रपति है वो अलग जाति, ये नहीं मान सकते कि अगर छोटी जाति है तो वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। तो एक जाति में डिवाइड कर दिया गया लोगों को। वैसे जाति वाति मैं तो मानता नहीं कुछ होता है, पर क्या है ना, वो सरकार ने सबको जाति में डिवाइड कर दिया तो बात अलग है, और लोगों ने खुद को डिवाइड कर रखा है जातियों में, तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते ना। अब ये है कि कोशिश करो आप लोग, आने वाली पीढ़ी हो तो आप लोग ये समझ सकते हो कि जातियों को कैसे ख़त्म किया जाए, है ना। तो आप लोगों को वो चीज़ समझनी है। चलिए खैर, बहरहाल वो बात अलग है। अब बात आती है अपनी कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे नहीं पाई जाती, तो वो क्या रहेगा, अयोध्या, अयोध्या क्या रहेगा भैया, अयोध्या और अयोध्या तथा कन्नौज। क्या रहेगा भैया, अयोध्या तथा कन्नौज। कन्नौज में क्या होता है भैया, यहाँ पे जाति नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनजाति में जनजाति नहीं पाई जाती है। क्या होता है भैया, यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर यहाँ तक क्लियर है सबको तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के बता दीजिए कि भैया यहाँ तक हम सबका क्लियर है। और फिर बढ़ते आगे, फिर जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति। ओके, अगर हम बात करें भैया 2011 की जनगणना के अनुसार, बात करें 2011 की जनगणना, जनगणना के अनुसार भैया क्या बोलेंगे, जनगणना के अनुसार हम कहेंगे कि जनगणना के अनुसार कितने लाख जनजातियां हैं, बोल सकते कितनी संख्या जनजातियों की है। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या। ओके, कुल जनजातियों की संख्या। ओके, की संख्या। तो भैया कुल जनजातियों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या है 11,34,300 क्या है 273। क्या होगी 11,34,273। कितनी जनजातियां भैया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 11,34,273 कुल जनजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है भैया, तो ये जनजातियां पाई जाती है उत्तर प्रदेश में भैया। यहाँ तक क्लियर है सबको, अगर यहाँ तक क्लियर फिर बोलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हम यहाँ तक क्लियर हो गया तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया जो जनजातियाँ हैं इनका प्रतिशत कितना है। अगर हम बात करें कि जनजातियों का जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, मान लो अगर अभी भारत की जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है 142 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ करोड़ है ना, 142.2 करोड़ है। ओके, ये जनसंख्या जो है वर्तमान। ओके, तो इसमें आप बोले कि यूपी की जो जनजातियाँ हैं उनका कितना प्रतिशत है,
ये पूछना चाह रहा है। अगर पेपर में भी आ जाएगा तो पेपर में क्या कैसे पूछेगा प्रश्न? प्रश्न बनेगा कि भारत की कुल जनसंख्या में यूपी की जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कितना प्रतिशत है। ओके, कितना प्रतिशत रहेगा वो? तो वो रहेगा 0.57 या फिर कितना, या फिर 0.6। ओके, बात क्या करेंगे? जनजातियों का प्रतिशत, जनजाति का प्रतिशत 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 जनसंख्या में, संख्या में। तो भैया जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना रहेगा? तो ये रहेगा कितना भैया? 0.57 या फिर बोले 0.6%। अब भैया 576%, क्योंकि कहीं कहीं आपको क्या होगा कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में कितना मिला है, 0.6 माना गया है। तो कभी कभी आयोग ने 0.6 माना है, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। ज़्यादातर ये आता है 0.57%। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। अब हम तो क्या, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कर चुके भैया हम यहाँ तक। पहले बात करते हैं क्या करते हैं हमने, सर्वाधिक जनजातीय वाला जिला। तो सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा भैया? तो वो हो गया सोनभद्र और बलिया। पहले सोनभद्र उसके बाद बलिया, यहाँ तक क्लियर। फिर बोलते प्रतिशत में सबसे अधिक जनजाति। अगर बात करें कि प्रतिशत में सबसे अधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे सोनभद्र और कौन हो जाएगा? ओनली सोनभद्र रहेगा और कोई नहीं है उसके साथ में। ओके, अकेला सोनभद्र हो जाएगा। फिर बात करें कि भैया न्यूनतम जनजाति वाला जिला, तो भैया न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन होगा? वो होगा बागपत और कन्नौज। कौन हो जाएगा? बागपत एवं कन्नौज। पहले नंबर पर बागपत आया, दूसरे नंबर पर कन्नौज आ जाएगा। ओके, ये दो जिले आते हैं किसमें? न्यूनतम जनजाति में। फिर एक टॉपिक और आता है, फिर बात करें प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति वाला जिला। अगर भैया बात करें कि भारत में प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति किस में पाई जाती है, तो प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वो भारत की बात नहीं कर रहे, हम बात करें यूपी की। तो यूपी में कौन सा होगा? वो होगा बागपत जिला। कौन सा जिला भैया? बागपत जिला। ओके, फिर बात करते हैं अयोध्या तथा कन्नौज में क्या होता है? यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती भैया? यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। फिर आप लोग जब नीचे आएंगे तो जानेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में कुल जनजाति, अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में कुल जनजाति का प्रतिशत कितना रहा है? तो वह रहा है कितना? कितने जनजाति, प्रतिशत की बात नहीं है, कितनी जनजाति है, कितनी है? 11,34,273। ओके, हज़ार में। ओके, लाखों में चलेगी ये संख्या है। ओके, और ये प्रतिशत है जनजातियों का प्रतिशत। ओके, जनसंख्या में। तो जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? ये है 0.7 या 0.6। ओके, बोलेंगे 0.57 या फिर 0.6। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, फिर बढ़ते आगे, फिर जानते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें। चलिए कर दिया, अब बढ़ते आगे। अब हम जानते हैं कि भैया जनजाति तक हम लोग जान चुके थे, कहाँ पर कितनी सर्वाधिक जनजाति है, कहाँ न्यूनतम जनजाति है और कहाँ कितना प्रतिशत जनजातियों का, ये सब हम लोग जान चुके थे। हैं, सोनभद्र और बागपत और कन्नौज, ये सब तीन जिलों के नाम आए थे। ओके, वो की बात कर रहे हैं यूपी की। अब हम जानते हैं कि भैया अगर बात करें कि जनजातियों का लिंग अनुपात भैया क्या होता है? महिला एवं पुरुषों की जनसंख्या। जैसे मान लो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो जानते हैं कितनी लिंग अनुपात है जनजातियों का। लिंग अनुपात अगर बात करें तो कितना रहेगा? वो रहेगा 951। क्या रहेगा? जातियों का लिंग अनुपात क्या रहेगा भैया? जनजातियों का लिंग अनुपात कितना रहेगा? 951। ये 951 भैया क्या है? तो 951 क्या है? 1000 पुरुष है तो कितनी महिलाएं हैं? तो महिलाएं कितनी? 951 महिलाएं हैं। अब ये बच्चे भाई कितने? 49 क्या करेंगे भैया? ये रड़ुआ रह जाएंगे, इनकी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि संख्या कम है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 951 और लड़कों की संख्या कितनी है? 1000। तो ये 51 तो लड़ुआ ही रहेंगे ना, शादी नहीं होगी, रड़ुए रह जाएंगे ये बेचारे। ये क्या करेंगे? अब घूमते फिरेंगे, ताकेंगे इधर उधर किसी ना किसी को। अब उनमें से आप ना बनो तो क्या करना है आपको? यूपी पुलिस की वैकेंसी में, यूपी पुलिस में आपको भर्ती होना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे ये जनजातियाँ आती हैं, ये जनजाति भैया किस आर्टिकल के अंदर आती हैं? जो हम ये जनजाति पढ़ रहे हैं तो भैया जनजाति किस आर्टिकल के अंदर आती हैं? तो ये संविधान का आर्टिकल कितना? 342। संविधान के आर्टिकल 342 के अंदर हमारी जनजातियाँ आती हैं। कौन सी जनजातियाँ आती हैं? 342 आर्टिकल, एक मिनट, क्या बोलेंगे? आर्टिकल 342
कौन सा आर्टिकल रहेगा भैया ये? तो ये भैया रहेगा आर्टिकल 342, जनजातियों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये जनजातियों से संबंधित है। कौन सा भैया? आर्टिकल 342, जनजातियों से संबंधित। संबंधित, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या हुआ कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है? ये आर्टिकल भैया जनजातियों से संबंधित है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं भैया जनजातियाँ कितनी थी। अब बात करते हैं जनजातियाँ, कुल जनजातियाँ कितनी है। तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर यूपी में जो फेमस सारी जनजातियाँ हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारी जनजातियाँ आ जाएंगी। अब हम कितनी पढ़ी थी? अब हमने कितनी? 11,34,273 जनजातियाँ। अब इतनी जनजाति थोड़ी ना पढ़ेंगे हम भैया। जो काम की जनजातियाँ जो बार बार पेपर में पूछी गई हैं उन जनजातियों को पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है और चीज़ें हमें पेपर ओरिएंटेड रखनी है, ओके। तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब बात करते हैं 2003 के अनुसार। 2003 के अनुसार कुल जनजातियाँ कितनी थी भैया? तो कुल जनजातियों की संख्या रखी है 2। कौन सी जनजाति? एक तो थारू और एक बुक्सर। कौन सी जनजाति? 2003 के अनुसार, 2003 के अनुसार 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 सॉरी 2003 से पहले, क्या बोलेंगे? 2003 से पहले या अनुसार ही बोल सकते हैं। 2003 से पहले कुल जनजाति कितनी थी? 2003 से पहले, ओके। पहले कितनी कितनी जनजाति थी? जनजाति कुल 3 से पहले कुल जनजाति। तो कुल जनजाति भैया कितनी थी 2003 से पहले? ये थी 2। अब ये भैया 2 कौन कौन सी थी? अब एक 2 में से क्या है? एक तो थारू और एक बुक्सा। कौन सी? थारू। अगर बात करें कौन सी? थारू और बुक्सा। क्या? बुक्सा। कौन सी जनजाति रहेंगी भैया? ये रहेंगी थारू और एक बुक्सा जाति। ये 2 जनजाति हैं। ये 2 जनजाति हो जाती भैया, ओके। कब से हो गई भैया ये? 2003 से पहले यूपी में केवल 2 जनजाति थी। कितनी? 2003 से पहले। ये हम बात करें यूपी की, तो कहाँ पे थे? यूपी में, ओके। कहाँ पे रहेंगे ये रहेंगे यूपी में, ओके। यहाँ तक क्लियर है? और बात करें भैया ये क्या रहेगा? ये सबसे पुरानी जनजाति हैं। अब क्या कहेंगे इसको? ये सबसे पुरानी जनजाति हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यह यूपी की सबसे पुरानी जाति। बोले जाति नहीं कह सकते, जनजाति कहेंगे। क्या कहेंगे? जनजाति है, ओके भैया। यहाँ तक क्लियर है? यूपी की सबसे पुरानी जनजाति हो गई हैं। तो जब पुरानी जनजाति हो जाती है तो यूपी में कितनी होगी? फिर बात करते हैं 2003 के बाद। 2003 के बाद क्या हुआ भैया? 2003 के बाद इसमें कुछ और जनजातियों को शामिल किया गया। तो भैया वो कितनी जनजाति थी? तो उसमें कितनी? 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। तो टोटल जनजातियों की संख्या कितनी हो जाती भैया? तो टोटल जनजाति की संख्या हो जाती 12। कितनी हो जाती? 12। लिख देता हूँ मैं। कितनी? अब बात करते हैं 2003 के बाद। 2003 के बाद 10 और जनजाति को सूचीबद्ध किया गया है। क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध किया गया है। अब भैया 2003 से पहले जनजाति कितनी थी? तो वो तो 2 थी। उसके बाद भैया कितनी जनजाति आ गई? उसके बाद आ गई 10 और जनजाति। 10 और जनजाति को जब हम जोड़ते हैं तो कितनी हो गई? 10 + 2 टोटल जनजाति कितनी हो जाती भैया? जनजाति की संख्या हो जाती 12। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो फिर बताइए, फिर बढ़ते आगे, इससे आगे जानते हैं और कितनी जनजातियाँ रहेंगी। फिर उससे आगे हम लोग जानेंगे कि भैया और कितनी कितनी जनजाति इसमें निवास करेंगी, कितनी कितनी जनजाति रहती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि यूपी की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति। जैसे कि हम बात करेंगे यूपी की सबसे अधिक जनजाति वाली, क्या करेंगे? यूपी की सबसे सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति। तो सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी थारू जनजाति। कौन सी रहेगी? अगर बात करें कि यूपी में सर्वाधिक
आबादी बाली, बाली जन जाति। क्या भैया? सार्वधिक आबादी वाली जनजाति। तो भैया ये जनजाति कौन सी है? तो ये जनजाति कौन सी रहेगी? ये रहेगी थारू जनजाति। क्या रहेगी? थारू। कौन सी जनजाति रहेगी भैया? थारू जनजाति, जो कि यूपी में सबसे अधिक आबादी वाली थारू है। अब सबसे अधिक आबादी का मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये है कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है, ये सबसे अधिक यूपी में पाई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, फिर और जानते हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति किसकी? थारू जनजाति के बारे में विस्तार से, कि थारू जनजाति के लोग कैसे रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, ये कहाँ से रहने वाले, ये सब जानते हैं। ओके, कौन सी जनजाति रहेगी भैया? ये रहेगी हमारी पहली जात जनजाति। कौन सी? थारू। कौन सी? थारू। थारू जनजाति। ओके, थारू जनजाति, ये आप लोग अपने टॉपिक बना लीजिए। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? थारू जनजाति। अब भैया बात करते कि ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग ये क्या ना, कद में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? कद में छोटे होते हैं। तो ये कद में छोटे होते हैं, और क्या होता है भैया? ये क्या, चलिए जानते हैं कद में छोटे होने का कारण क्या है। चलिए पहले बात करते हैं ये लोग क्या होते हैं। पहले बात करते हैं कद में छोटे। कद में छोटे हो गए भैया, और क्या होता है इनके अंदर? जैसे कि हम बात करें कद में छोटे होने के बाद, फिर होता है क्या? इनका मुख कद में छोटा हो गया, और क्या हो गया? इनका मुख, इनका जो मुंह होता है, मुख क्या होता है? चौड़ा होता है। कैसा होता है भैया? इनका मुख जो है वो कैसा रहेगा? इनका मुख कैसा रहता है भैया? तो इनका मुख रहता है चौड़ा। आप लोगों ने कभी कभार टीवी में देखा भी होगा, एक सीरियल आता है, मुझे अभी उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, उसमें देखते हैं तो बहुत सी जनजाति दिखाई जाती हैं, पर वो कहीं और की होती हैं, बट मिलती जुलती जनजातियाँ ये लोग होती हैं। तो ये जनजाति कहाँ से है? ये कैसे होती है? ये कि इनका मुख कैसा था? चौड़ा मुख होता है। और क्या होता है भैया? ये लोग क्या होता है? ये पीली चमड़ी वाले होते हैं। क्या होते हैं? पीली चमड़ी। क्या होता है भैया इनके अंदर? ये कैसे पीली चमड़ी रखते हैं? पीली चमड़ी रखते हैं। ओके, रखने का मतलब ये नहीं कि इनको शौक है रखने का, ये इनकी चमड़ी होती ही पीली है। ओके, ये क्या हो गया? पीली चमड़ी के होते हैं। और क्या होता है? ये मंगोल के वंशज बताए जाते हैं। क्या बोला जाता है? ये मंगोल प्रजाति के लक्षण है। ये कौन सी प्रजाति के लक्षण होते हैं? ये होते हैं मंगोल प्रजाति के लक्षण। मंगोल प्रजाति के लक्षण। ये किस जाति के लक्षण है भैया? पीला होना। तो पीला होना किस जाति का लक्षण है? ये मंगोल प्रजाति का लक्षण है। मंगोल प्रजाति में ऐसे लोग पाए जाते थे। कैसे लोग पाए जाते थे? जिनकी चमड़ी कैसी हो जाया करती थी? जिनकी चमड़ी हो जाया करती थी पीली। ओके, ये किस वंश से संबंध रखते हैं भैया? तो ये वंश, एक इनका वंश होता है। कौन सा वंश होता है? वो होता है किरता। कौन सा वंश? किरात वंश। किस वंश से संबंध रखते हैं? तो किरात वंश से ये लोग संबंध रखते हैं। किस वंश से? किरात वंश से ये लोग संबंध रखते हैं, या बोल सकते हैं किरात वंश से होते हैं। किरात वंश से होते हैं। और भैया क्या हो सकता है इन लोगों के बारे में? तो भैया आप जानते हैं ये लोग रहते कहाँ हैं, किस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं? तो हम बात करेंगे ये रहते हैं तराइन क्षेत्र में। किस क्षेत्र में रहते हैं भैया? तो ये रहते हैं तराइन क्षेत्र में। ओके, चलिए अगर बात करें तो ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये रहते हैं किसमें? तराइन क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र हो गया भैया? तो इनका निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? तो निवास स्थान हो जाएगा तराइन क्षेत्र में। अब आप बताइए मुझे कि तराइन क्षेत्र में कौन कौन से वो आते हैं, जिले आते हैं यूपी के। तो जैसे कि हो गया महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, और कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो गया। जैसे बात करते महाराजगंज, कौन सा हो गया? महाराजगंज, एक मिनट, महाराजगंज और श्रावस्ती हो गया। और कौन सा हो जाएगा? और कौन सा हो जाएगा भैया? और हो जाएगा सिद्धार्थनगर। कौन सा? सिद्धार्थनगर हो जाएगा भैया। और कौन सा गांव हो जाएगा? और हो जाएगा बहराइच। और बहराइच होने के बाद भैया फिर आता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर कौन सा जाएगा? लखीमपुर। तो ये कितने जिले आ जाते हैं भैया इसके अंदर? तो इसके अंदर आते कुल आ जाते हैं 5 जिले। कैसा? महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर खीरी। ये भैया कैसे आ जाते हैं? ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं?
कहाँ कहाँ करते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। या बोला कि लखीमपुर और बहराइच, इन जगह पर ये लोग निवास स्थान करते हैं। ये लोग यहाँ पे बसते हैं, मतलब रहने वाले होते हैं, इनका निवास स्थान यही होता है। और क्या करते हैं भैया, ये संयुक्त परिवार, क्या करते हैं, इनका संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार कैसा, ये एक साथ रहते हैं सारे, ये मिलकर रहते हैं। आज के लोगों की तरह ही रहते हैं, जैसे सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, बड़े होते ही अलग होना चालू कर देते, परिवार के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। ये लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग क्या है, परिवार में साथ में रहते हैं। क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये परिवार में साथ रहते हैं। क्या करते हैं, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार इनका रहा करता है। ओके भैया, जैसे कि बोले इसमें क्या होता है, इसमें मातृ सत्तात्मक होता है। मातृ सत्तात्मक भैया कैसा, इसमें माता ही प्रमुख होती है। ओके, और आगे हम और जानेंगे जिसमें पिता प्रमुख होता है, पर इसमें क्या होगा, इसमें माता प्रमुख होगी। क्या होगी, मातृ सत्तात्मक। क्या होता है भैया, इसमें ये हो गया मातृ सत्तात्मक परिवार। ओके, इसमें माता ही प्रमुख होया करती है। और फिर भैया बात करें कि इसमें क्या होता है, बदला विवाह। भैया बदला विवाह क्या होता है, ये बदला विवाह चलो जानते हैं, फिर पहले लिख देता हूँ। क्या होता है, इनमें बदला विवाह प्रचलन है। विवाह प्रचलन, बदला विवाह प्रचलन क्या होता है, बहन का आदान प्रदान, बहनों का आदान प्रदान। और क्या करते हैं, और लिख देता हूं, फिर जानते हो इसके बारे में। और क्या कहती है, दहेज नहीं लेते हैं। क्या कहती है, दहेज, दहेज नहीं लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं भैया, ये दहेज को नहीं लेते हैं, इनमें दहेज का प्रचलन नहीं होता। अब बात करते हैं किसके बारे में, विवाह, बदला विवाह प्रचलन। ये बदला विवाह प्रचलन क्या होता है, बदला विवाह प्रचलन का मतलब पता क्या, कि ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी के घर में शादी होनी है, अब उसके पास एक लड़की और एक लड़का है, और दूसरे के साथ घर में भी शादी होनी है, किसी और में, जनजाति में या अपने ही जनजाति में, और उनके पास क्या है कि उसके पास भी एक लड़का एक बहन है, और दोनों ही शादी लायक हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वो उसकी बहन उसको दे देता है और उसकी बहन उसको दे देता है, मतलब एक दूसरे की बहनों से शादी कर लेते हैं, और ऐसे बदला विवाह इसको कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे भैया जिसकी बहन नहीं होगी वो क्या करेगा, वो अकेला है। तो भैया ऐसा भी होता है, कोई जाहिर यही तय नहीं है कि जिसके पास बहन होगी वही शादी करेगा। भैया जिसके पास नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, जाहिर सी बात है। पर ये प्रचलन है, इनमें प्रचलन है। अगर जिसके पास है वो तो कम से कम करे, जिसके पास नहीं है बात उसकी बात अलग है। जिसके पास बहन है उसके पास तो शादी कर सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे से कर दो, वो अपनी बहन इधर दे दे, वो अपनी बहन उधर कर ले, ऐसा इन लोगों में होता है। ओके, तो ये बात हो चुकी है, इनका बदला विवाह हो गया। अब हम इनको ये लोग जानेंगे एक चीज़, चलो यहीं पे जान लेते हैं। क्या जानते हैं भैया, ये धर्म कौन सा अपनाते हैं, तो ये कौन सा धर्म अपनाते हैं, ये धर्म अपनाते हैं हिंदू धर्म। कौन सा धर्म भैया, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को भैया ये अपना लेते, फिर क्या करते हैं, और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, विधवा विवाह। विधवा विवाह, ये लोग क्या करते हैं, विधवा विवाह को इन लोगों ने परमिशन दे रखी है कि विधवा विवाह कर सकते हो। ओके, क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, विधवा विधवा विवाह, विधवा विवाह को इन लोगों ने परमिशन दे रखी है, इनका प्रचलन है इसमें। ओके, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रचलन, विधवा विवाह इनमें प्रचलन हुआ करता है। क्या हुआ करता है भैया, तो ये चीज़ें हुआ करती हैं। इसको आप लोग ना, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बड़े ही काम की चीज़ होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। विधवा विवाह होता है, फिर क्या होता है, भोजन। इसमें जब विधवा विवाह हो जाता है, विवाह भी हो जाता है, चलो ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे इनमें विधवा विवाह हो गया, विधवा विवाह होने के बाद फिर क्या किया जाता है भैया, अगर विवाह भी होता है तो क्या होता है, फिर उसके बाद भोजन तो खाते हैं ना, तो वही ये लोग भी क्या करेंगे, विधवा विवाह हो जाएगा फिर क्या करेंगे भैया, फिर खाएंगे ये लोग भोजन। क्या खाएंगे, और भोजन को ये लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, भोजन को ये जानते हैं किससे, लठ भर। लठ भार क्या जानते हैं, भोजन को किस नाम से जाना करते हैं, लठ भरवा। क्या नाम से, लठ भरवा। लठ भरवा, लठ भरवा का मतलब क्या, कि अगर भोजन नहीं खाओगे तो मार के भोजन खिलाया जाएगा, ये हो गया लठ भरवा। ओके, इसको आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, क्योंकि भोजन ये लोग कौन सा यूज़ करते हैं, शादी के टाइम पे, तो लठ भरवा भोजन। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर है।
इसको बोलते हैं लठवरवा भोज। ओके, क्या बोलते हैं? लठवरवा भोज। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब और इससे आगे जानते हैं कि भैया और कौन कौन से ये लोग क्या क्या कार्य करते हैं। अभी हम इस जनजाति के बारे में जान रहे हैं, किसके बारे में? अभी हम इसके बारे में जाने, फिर और जानेंगे आगे जनजातियों के बारे में। ओके, चलिए आइए दोस्तों, अब और आगे आ जाते हैं। अब और जानते हैं कि लोग और क्या क्या कार्य करते हैं। कौन सी जनजाति वाले? हम बात कर रहे हैं अभी थारू जनजाति के बारे में। अभी थारू ही जनजाति चल रही है, कोई दूसरी जनजाति नहीं है, क्योंकि थारू जनजाति और बुक्सर जनजाति थोड़ी बड़ी है। उसके बाद जो हम जनजाति जानेंगे वो थोड़ी छोटी छोटी है, वो थोड़ी विस्तार से समझ लेंगे। ओके, चलिए जानते किस जनजाति के बारे में? थारू जनजाति के बारे में। ये लोग क्या करते हैं भैया? इनका भोजन कैसा होता है? तो भोजन में ये लोग क्या खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर? तो भोजन में ये लोग क्या खाना पसंद करते हैं? ये लोग करते हैं चावल। क्या? चावल, जिसको हम राइस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइस, हिंदी में चावल। ओके, तो ये लोग कौन सा भोजन पसंद करते हैं भैया? तो ये लोग भोजन पसंद करते हैं कौन सा? चावल। ओके, फिर क्या करते हैं? इसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुषों का कैसा होता है? पुरुष जो होते हैं वो रखते हैं लंबी चोटी। क्या करते हैं? लंबी चोटी रखा करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जो पंडित लोग होते हैं वो चोटी थोड़ी लंबी रखते हैं। बहुत से लोगों का शौक होता है रखना, तो वो अलग बात है, पर इन लोगों का हम जानते हैं ये लोग क्या करते हैं? ये लोग रखते हैं लंबी चोटी। क्या करते हैं भैया? लंबी चोटी। क्या करते हैं? एक बार रुक देता। पुरुष, पुरुष जो होता है, पुरुष, इसमें महिला नहीं है, महिला तो वैसे ही रखती है। पुरुष, पुरुष क्या करता है इसमें? पुरुष तो लंबी चोटी रखता है, लंबी चोटी, लंबी चोटी इसमें रखा करते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग पुरुष की बात कर चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं भैया? लंबी चोटी रखा करते हैं। ओके, फिर जब होली आती है ना, जब होली का त्यौहार ये लोग मनाते हैं, तो होली को त्यौहार से किसी नाम से बुलाया करते हैं। क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य। क्या करते हैं? होली पे ये लोग क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? एक मिनट, क्या करते हैं? होली, होली पर, होली पर खिचड़ी नृत्य। कौन सा? खिचड़ी नृत्य। क्योंकि यू अगर बोला जाए तो गरीबों का खाना क्या है? वो भी खिचड़ी है। और ये लोग होली पे क्या करते हैं? खिचड़ी पर, होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। ओके, क्या करते हैं? करते हैं, करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़िए, फिर जानते हैं और आगे क्या क्या है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। खिचड़ी नृत्य करने के बाद ये लोग क्या करते हैं और क्या 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 कार्य करते हैं, वो सब कार्य जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि बात करें, अगर इनमें जब विवाह संबंध होते हैं, जैसे विवाह इनका हो जाता है, लड़की वाले देखने जब आते हैं और जब पूरे पक्के हो जाते हैं, तो पक्के उसको विवाह को क्या बोलते हैं ये लोग? तो विवाह को बोलते हैं पक्की पोड़ी। किस नाम से बुलाते हैं? विवाह को किस नाम से बुलाते हैं ये लोग? जब विवाह पक्का हो जाता है, विवाह पक्का होने पर, विवाह पक्का होने पर ये लोग क्या करते हैं भैया? किस नाम से बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं पक्की पोड़ी। किस नाम से? पक्की पोड़ी। किस नाम से बुलाते हैं भैया? पक्की पोड़ी के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बोलेंगे हम लोग? पक्की पोड़ी के नाम से बुलाया करते हैं इसको। ओके, पक्की पोड़ी। एक मिनट, इनमें जब विवाह संबंध हो जाता है तो इसको किस बोल से बुलाते हैं? पक्की पोड़ी के नाम से। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ओके, पक्की पोड़ी कहते हैं उसको। क्या क्या कहते हैं उसको? पक्की पोड़ी कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिए मुझे। ओके भैया, यहाँ तक जब क्लियर हो जाता है तो हम क्या जानते हैं? ये एक त्यौहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एक त्यौहार मनाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं किस नाम से? बजहर त्यौहार से नाम से। किस नाम से जानते हैं? बजहर त्यौहार। कौन सा त्यौहार भैया ये लोग मनाते हैं? तो ये लोग मनाते हैं बजहर त्यौहार। कौन सा त्यौहार? बजहर। कौन सा? बजहर। बजहर ये लोग त्यौहार, त्यौहार मनाते हैं। क्या करते हैं? मनाते हैं। ये लोग भैया बजहर त्यौहार मनाने के बाद फिर क्या करते हैं? एक चीज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट, वो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए। क्या होती है? दिवाली पर ये लोग क्या मनाते हैं? दिवाली पर ये लोग शोक मनाते हैं। भैया दिवाली पर शोक मनाते हैं, क्यों भैया? ऐसा क्यों? दिवाली पर शोक मनाने का कारण क्या है कि हो सकता है इन लोगों में, इनके जो पूर्वज होते हैं, उनके पूर्वजों की लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। उस दिन मर जाते हैं ना जब इनमें कोई, तो उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ये लोग उस दिन शोक मनाते हैं, अपने अपने बूढ़े जो होते हैं उनके, उन लोगों का शोक मनाते हैं ये लोग। क्या करते हैं? क्या करते हैं ये लोग? दिवाली पर, दिवाली पर शोक मनाते हैं। कौन सी बोलेंगे? कौन सी जनजाति बोलेगी? थारू जनजाति। या बोल रहे दिवाली को क्या शोक के रूप में मनाते हैं, ऐसा सही रहेगा। दिवाली को
दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक सही रहेगा ना, शोक के रूप में मनाते हैं। क्या कहेंगे भैया हम कहेंगे कि दिवाली को ये लोग क्या करते हैं, दिवाली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। और क्या करते हैं भैया, ये भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण ये सब क्या करते हैं, ये लोग इन पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, भूत प्रेत जादू टोना, क्या होगा भैया, भूत प्रेत जादू टोना। क्या कहेंगे भैया, हम कहेंगे कि भूत प्रेत जादू टोना विश्वास करते हैं। हाँ भैया विश्वास करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, भूत प्रेत जादू टोना पर, प्रेत और एवं जादू टोना पर ये लोग विश्वास करते हैं। जैसे कि आप करते हो ना भूत प्रेत जादू टोना विश्वास कि भैया कहीं भूत प्रेत हमें खा ना ले, तो ऐसे ये लोग भी विश्वास किस पे करते हैं, विश्वास, विश्वास। और क्या होता है, ये लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मंगा लीजिए आप लोग, किसको, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, किसको लगाना है वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगाना दिवाली पर। ये लोग दिवाली के त्यौहार को किस रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में ये लोग मनाते हैं। यहाँ तक सबको और क्लियर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। तो आगे बढ़ेंगे, फिर जानेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में कि भैया इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, कि ये लोग अर्थव्यवस्था में कैसे क्या प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें ये लोग प्रयोग करते हैं, तो बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। चलिए यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, चलेगा आज के, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या रहेगा इनकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, क्या रहेगा अर्थव्यवस्था। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था में क्या ये लोग प्रयोग करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में बात करें तो ये लोग कृषि, पशुपालन एवं इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कृषि, कृषि पशुपालन, पशुपालन, कृषि पशुपालन। और कहाँ से ये लोग अपना खर्चा चलाते हैं, तो लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी काट कर, क्या करते हैं, लकड़ी काटकर अपना खर्चा, लकड़ी काटना, काटना एवं क्या करते हैं, जड़ी, जड़ी बूटी। क्या करते हैं, कृषि पशुपालन, लकड़ी काटने एवं जड़ी बूटी से अपना ये लोग क्या करते हैं, खर्चा चलाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भैया यहाँ तक क्लियर है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं किसके बारे में, ये लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था इनकी कैसी है, कृषि का प्रयोग करते हैं, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटना करते हैं, और क्या करते हैं, जादू टोना ये लोग, ओके, इस पर विश्वास तो करते ही हैं, और जड़ी बूटियाँ का प्रयोग करते हैं अपनी कृषि में। फिर बात करते हैं और इनके बारे में, और क्या हो सकता है भैया इनके बारे में, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये लोग क्या कि भैया इनकी कोई देवी देवता, स्पेशल देवी देवता है क्या, किसी ये किसी देवी देवता को मानते हैं। हाँ जी, ये एक देवी को मानते हैं। देवी कौन सी रहेंगी, देवी रहेंगी काली माता, और भगवान रहेंगे शिव जी। कौन से, ये लोग शिव जी के सार्थक होते हैं। क्या रहेंगे, अगर बोले तो क्या रहेगा धर्म में, तो देवी, देवी एवं देवता। तो इनके देवी देवता कौन से हैं, तो भैया इनके देवी देवता हम बोलेंगे तो कौन सी बोलेंगे, काली माता, देवी काली, या फिर बोले देवी काली माता, या फिर देवी काली, काली, और क्या रहेंगे, शिव भगवान, शिव, या फिर कहें महादेव, महादेव, क्या रहेंगे, शिव या महादेव इनके आराध्य होते हैं। कौन होता है, आराध्य होते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, शिव की जो है ना, शिवलिंग का जो ये लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, वो शिवलिंग किसकी बनी होती है पता है, वो शिवलिंग रहती है लकड़ी की। किसकी शिवलिंग रहती है भैया, वो शिवलिंग रहती है लकड़ी की। ओके, किसकी शिवलिंग रहती है, ये शिवलिंग का प्रयोग करते हैं, कौन सी, लकड़ी, लकड़ी की शिवलिंग, शिवलिंग। किसका प्रयोग करते हैं ये लोग, ये लोग करते हैं लकड़ी की शिवलिंग पे ये लोग अपने आराध्य को जल अर्पित करते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। हम लोग क्या जाना, ये लोग भोजन कौन सा करते हैं, चावल। ये लोग क्या करते हैं, पशु, या क्या करते हैं, पशु, सॉरी, पुरुष की क्या होती है, लंबी चोटी होती है। और क्या होती है, होली पर एक खिचड़ी नृत्य मनाते हैं। क्या करते हैं ये लोग, खिचड़ी नृत्य मनाते हैं होली पर। और क्या कहते हैं, विवाह पक्का होने पर क्या कहते हैं, पक्की पोड़ी कहते हैं। फिर जानेंगे बजर त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते हैं, बजर त्यौहार मनाते हैं ये लोग। दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर क्या जानेंगे, भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण, इन सब पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विश्वास करते हैं। और थोड़ा जान लेते हैं थारू जनजाति के बारे में, फिर उसके बाद थारू जनजाति टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। थारू जनजाति के लोग यूपी के लखीमपुर में क्या करते हैं, लिख लेता हूँ, थारू जनजाति, जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोग भैया क्या करते हैं, ये लोग पता क्या करते थे, के लिए,
के लिए क्या किया गया, के लिए क्या किया गया, एक कॉलेज के स्थापना करी गई, विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थारू जनजाति के लिए। लखीमपुर, लखीमपुर में, लखीमपुर में क्या किया गया, लखीमपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। किसका निर्माण, विश्व, यहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, विद्यालय का निर्माण, का निर्माण, निर्माण किया गया या बोले बनाया गया। ओके, ये सब चीज़ें किसके बारे में हम लोग जान चुके थे भैया, तो ये सब चीज़ें थी किसकी जनजाति के बारे में, ये थी थारू जनजाति के बारे में। अब थारू जनजाति के बाद आती है कौन सी, बुक्सा जनजाति। कौन सी, बुक्सा जनजाति। अब हम लोग बुक्सा जनजाति के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भैया बुक्सा जनजाति ने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे कार्य किए। ओके चलिए, आइए मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, क्या बात कर रहे हैं हम लोग जब बात कर रहे हैं जनजाति के बारे में। तो हम लोग एक जनजाति पढ़ चुके, कौन सी, थारू जनजाति। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, बुक्सा या भोकस जनजाति। तो बुक्सा या भोकस जनजाति भैया कौन सी है, ये हमारी सेकंड जनजाति है, दूसरी जनजाति। तो ये दो जनजातियाँ कब थी, ये 2003 से पहले जनजातियाँ थी। उसके बाद कितनी हुई, उसके बाद 10 जनजाति और शामिल हुई। टोटल जनजातियों की संख्या कितनी होगी यूपी के अंदर, तो ये कितनी होगी, ये होगी 12 जनजाति। ओके, जो लिस्टेड है, क्या सूचीबद्ध की गई हैं। अब ये जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, बोकस या भोकस, ये इसका नाम है। क्या नाम है, बुक्स, बुकस या भूकस जनजाति। क्या नाम है, सॉरी बोकस कर दिया, बुकस, भूकस या फिर बोकस जनजाति। ओके, भूकस या फिर भोकस जनजाति। ये जनजाति भैया कैसी जनजाति है, तो ये जनजाति पता क्या है, इसमें क्या है, ये किस जनजाति, किस वंश से संबंध रखती है, तो ये पतवार, कौन से, पतवार राजपूत वंश से संबंध रखती है। किस वंश से, तो भैया बात करें किस वंश से, पतवार, पतवार राजपूत, राजपूत वंश। किस वंश से ये संबंध रखती है जाति भैया, तो ये पतवार राजपूत वंश या बोले घराने से संबंध रखती है। किससे, घराने, घराने से संबंध, संबंधित है या बोलेंगे संबंधित है या फिर संबंध रखती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर जानते हैं इनका क्षेत्र। ये भैया किस क्षेत्र में रहते हैं ये लोग, तो इसका क्षेत्र कौन सा रहेगा ये वाला, तो किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं। ओके, बिजनौर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, बिजनौर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में निवास करते हैं भैया, ये करते हैं बिजनौर क्षेत्र में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भैया यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके चलिए, ये क्षेत्र हमने बात कर ली भैया किस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब बात करती है भैया किस धर्म को मानते हैं। तो ये लोग जो धर्म को मानते हैं वो धर्म कौन सा है इनका, इसको मानते हैं हिंदू धर्म को। ये भी किस धर्म को मानते हैं, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। तो किस धर्म को मानते हैं, ये मानते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म। ओके, धर्म इनका कौन सा हो गया, धर्म हो जाएगा हिंदू धर्म। अब बात करते हैं भैया ये लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा इनकी कौन सी रहेगी, तो भाषा रहेगी हिंदू, हिंदू एवं हिंदी एवं कमाऊ भाषा। कौन सी भाषा, हिंदू एवं कमाऊ, हिंदी एवं कमाऊ भाषा, हिंदी एवं कमाऊनी, कौन सी, कमाऊनी भाषा। ये इनकी भाषा क्या हो जाएगी भैया, ये भाषा हो जाएगी इनकी कौन सी, हिंदी एवं कमाऊनी। अब बात करते भैया एक परिवार इनका कैसा रहता है, उसमें परिवार कैसा था, उसमें परिवार था संयुक्त परिवार था, पर उसमें किसकी ज़्यादा चलती थी, उसमें चलती थी माता की, उसमें माता ही प्रथम होया करती थी। पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पिता प्रथम होया करेगा। किसमें, ये रहेगा बुक्सा जनजाति में। किसमें भैया, इसमें बात करें तो इसमें संयुक्त परिवार रहता है। पहली बात तो क्या रहता है, संयुक्त, संयुक्त परिवार। चलिए भैया संयुक्त परिवार हो गया। परिवार कैसा होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें पितृसत्तात्मक होता है। क्या होता है, पितृसत्तात्मक। इसमें क्या होता है, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब क्या हुआ, एक मिनट,
पितृसत्तात्मक का मतलब यह क्या होगा, पितृसत्तात्मक का मतलब हो जाएगा कि इसमें पिता ही प्रमुख होता है। घर का मुखिया कौन होगा, घर का मुखिया होगा पिता। ओके, अब बात करते हैं, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ये विवाह को भैया कैसा मानते हैं ये लोग, विवाह को क्या मानते हैं, अनुबंध। क्या मानते हैं भैया, अनुबंध मानते हैं। क्या मानते हैं, अनुबंध का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। विवाह को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। जब मन किया तब शादी कर ली, जब मन किया तब छोड़ दिया। क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि भैया इतने साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते होंगे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये लोग विवाह को कैसे विवाह मानते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट विवाह मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनुवाद विवाह। कैसा विवाह रहेगा इनका, विवाह कौन सा रहेगा भैया, तो विवाह रहेगा कैसा, विवाह अनुवाद, अनुवाद। कौन सा विवाह रहेगा, अनुबंध विवाह रहेगा। कौन सा विवाह रहेगा भैया, अनुबंध विवाह रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट विवाह को ये लोग मानते हैं। क्या करते हैं भैया, मानते हैं। ओके, मानते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर मैं यहाँ पे कुछ बचा कुचा यहाँ पे लिख देता हूँ, किसकी जनजाति के बारे में, बुक्सा जनजाति के बारे में। फिर उसके बाद एक नई जनजाति के बारे में जानेंगे, जिसका क्या नाम रहेगा, जिसका नाम रहेगा खरवार जनजाति। ओके, जिसको हम जानेंगे खरवार जनजाति के बारे में। ओके, ये लोग क्या करते हैं, अनुलोम विलोम विवाह। क्या करते हैं, अनुलोम विलोम विवाह का प्रचलन है इनके यहाँ। क्या होता है, अनुलोम 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 एवं विलोम विलोम विवाह, विवाह का प्रचलन। क्या करते हैं भैया ये लोग अनुलोम विवाह का प्रचलन करते हैं। क्या करते हैं, प्रचलन होता है इनके अंदर। कैसा विवाह का, अनुलोम विलोम विवाह का प्रचलन। क्या होता है, प्रचलन। ओके, अब ये अनुलोम विलोम विवाह क्या है भैया, तो ये लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये किस क्षेत्र में होता है भैया, तो ये होता है बलिया। और इनका क्षेत्र कौन सा रहता है, इनका क्षेत्र कोई सा नहीं, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। वो कौन सा क्षेत्र था, आप लोग मुझे बताएं कौन सा क्षेत्र था। ओके, तो ये लोग किस क्षेत्र में थे, ये लोग बिजनौर क्षेत्र में थे। यहाँ तक इनका क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग किस जनजाति के बारे में जान चुके भैया, तो यहाँ तक हम लोग जान चुके किसके बारे में, बुक्सर जनजाति के बारे में। थारू जनजाति के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बुक्सर जनजाति के बारे में इसमें पढ़ लिया हमने, और जाति के बारे में जानते आएंगे। फिर हमारा ये चैप्टर यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ओके, अब कौन सी जनजाति रह जाती है, अब रह जाती है कौन सी जनजाति, वो रहेगी हमारी खरवार। कौन सी जनजाति, खरवार जनजाति, खरवार जनजाति। भैया खरवार जनजाति क्या होता है, खरवार जनजाति एक प्रकार की जनजाति है। ये कहाँ कहाँ रहती है भैया, तो ये इनका क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा, ये रहेगा मिर्ज़ापुर सोनभद्र। क्योंकि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में, सॉरी सोनभद्र में। तो ये जनजाति भी कहाँ आएगी, वो आएगी सोनभद्र में। पहले जानते हैं मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर सोनभद्र कहाँ पे पड़ती है, मिर्ज़ापुर में पड़ेगी, सोनभद्र में पड़ेगी, और देवरिया में पड़ती है। कहाँ पे, देवरिया, देवरिया। और कहाँ पे पड़ेगी, बलिया में पड़ेगी, बलिया में पड़ेगी, बलिया। और कौन सी पड़ेगी, गाजीपुर। कौन सा, गाजीपुर। तो भैया इन स्थानों पर ये जाति पाई जाती है। कितने स्थानों पर, यूपी के 5 जिलों में। कौन से जिले रहेंगे ये 5 जिले हैं। क्या है ये जिले हैं। कौन से जिले रहेंगे भैया, ये 5 जिले रहेंगे। कहाँ के जिले रहेंगे, ये यूपी के जिले रहेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि कितने जिले पाए जाते हैं, कौन सी जनजाति में, खरवार जनजाति कितने जिलों में पाई जाती है, यूपी के कुल 5 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से वो जिले हो गए, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, और गाजीपुर हो गया। ये 5 जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं और जानता हूँ आगे कौन कौन सी जाति पाई जाती है। ये लोग क्या करते हैं, मांस। अब बात करते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये मांस। ये लोग किसका मांस नहीं खाते हैं, इनके यहाँ पे किसका मांस ना खाना प्रतिबंध है। तो कौन सा मांस प्रतिबंध है, ये देखिएगा। जैसे कि बंदर, किसका मांस प्रतिबंध इनके अंदर बंदर का मांस प्रतिबंधन। देखिए कैसा राग बन गया ना। मोर का मांस प्रतिबंध है। कौन सा मांस ये लोग नहीं खाते, ये लोग मोर का मांस नहीं खाते। और क्या नहीं, और क्या बोलेंगे, गाय का मांस। किसका, वह गाय का मांस ये लोग नहीं खाते। कौन सा मांस, गाय का मांस। गाय का मांस क्या है, प्रतिबंध है। यहाँ पे क्या है, प्रतिबंध। इनके यहाँ पे कौन कौन सा मांस भैया प्रतिबंध है, जैसे बात करें बंदर का, मोर का और गाय का मांस प्रतिबंध है। ये लोग बंदर व गाय का मांस नहीं खाते हैं। तो भैया खाते क्या है, अन्य बाकी मांस खाते हैं।
अब यहाँ पे जो बताया गया वही मांस इनके प्रतिबंध है। बाकी आप बोले भैया फिर खाते क्या है, और भी चीज़ें दें भैया खाने के लिए, तो वो खाते होंगे, जाहिर सी बात है। ओके, फिर बात करें और नीचे आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, अगर दिख रहा है तो हाँ ओके। फिर बात करें खरवार जनजाति, ये क्या हो गया, खरवार जनजाति का हो गया। ओके, एक चीज़ मिस्टेक होगी, मिस्टेक क्या होगी, जो ये लोग है ना, ये लोग ये लोग खाते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे आप लोग कर लीजिए किस वाली जनजाति में, ये बुक्सर जनजाति वाले लोग, ये लोग ये इसको नहीं खाते, किसको नहीं खाते, बंदर, मोर और बांस को। ओके, यहाँ पे ये लोग, आप लोग इसको कर लीजिए, इस पे इन पे यहाँ पे प्रतिबंध है, किसमें, ये बुक्सर जनजाति में, मैंने इसका इधर लिख दिया, सॉरी कोई बात नहीं। चलिए और क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये कौन से जनजाति, खरवार जनजाति की, ये लोग करते हैं कत्था का व्यापार। किसका व्यापार करते हैं भैया, कत्था का व्यापार, कत्था का व्यापार करते हैं ये लोग। किस चीज़ का भैया व्यापार करते हैं ये लोग, व्यापार करते हैं ये लोग कत्था का व्यापार। और क्या करते हैं, ये धर्म किसको मानते हैं, ये मानते हैं हिंदू धर्म को। किस धर्म को मानते हैं भैया, धर्म इनका क्या रहेगा, तो धर्म इनका हो जाएगा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। किस धर्म को मानते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं, कत्थे का व्यापार करते हैं। और भैया क्या हो जाएगा, ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ कर लीजिए आप लोग, इसको इसमें कर लीजिएगा, सॉरी मैंने उधर लिख दिया, इसको लिखना इधर था बारे में। तो इसकी हम लोग कहाँ तक जान चुके, ये कौन सी भाषा, किस किस जनजाति के बारे में, खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करती है, ये करती है भोजपुरी भाषा का प्रयोग। कौन सी भाषा का प्रयोग, ये करेगी भोजपुरी भाषा का प्रयोग। ओके, भोजपुरी भाषा का प्रयोग होने के बाद ये लोग नृत्य कौन सा करते हैं, तो एक नृत्य इनका बड़ा ही फेमस नृत्य है, वो कौन सा नृत्य हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य भैया ये लोग कब करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं फसल कटाई के समय। कौन सा नृत्य, कर्मा नृत्य। कौन सा नृत्य भैया, कर्मा नृत्य। ये कब करते हैं भैया, तो ये करते हैं फसल कटाई के समय, क्योंकि जाहिर सी बात है फसल अच्छी होगी तो एक लोग उस पर डांस करेंगे। क्या करते हैं, फसल कटाई के समय, फसल कटाई होती है तो उस समय ये लोग डांस करते हैं, समय, फसल कटाई के समय क्या होगा, के समय। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब इनकी फसल कटाई होती है तो उस समय लोग बड़े ही फेमस से होके मस्त मौला होके डांस करते हैं। कौन से, खरवार जनजाति के लोग। ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं भैया, तो ये भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा का, भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। अब आगे आ जाइए, आगे जानते हैं एक और जनजाति होती है यूपी में पाई जाती है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, महीगीर जनजाति। महीगीर कौन सी जनजाति रहेगी भैया, ये रहेगी महीगीर जनजाति, महीगीर जनजाति, जन जाति। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये महीगीर जनजाति भैया रहती कहाँ है, तो महीगीर जनजाति कहाँ पर निवास करती है, ये निवास करेगी कहाँ पर, एक तो करेगी बिजनौर में, और बिजनौर के कहाँ पे, बिजनौर में करेगी, बिजनौर के कहाँ में, बिजनौर के नाजीबाद में। कहाँ पर, बिजनौर निवास। ये किस स्थान पर निवास करती है, यूपी के कौन से जिले में, ये रहेगा बिजनौर, बिजनौर के कौन सा, बिजनौर के नाजियाबाद में। कौन सा, नाजियाबाद, नाजियाबाद में रहते हैं ये लोग, नाजियाबाद में ये लोग निवास करते हैं। ओके भैया, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं भैया कौन से धर्म को मानते हैं ये लोग, तो ये धर्म को जिसको मानते हैं उसे बोलते हैं इस्लाम धर्म। अभी तक वो किसको धर्म को पढ़ते आ रहे थे, अभी तक 3 जनजाति किस धर्म को मान रही थी, अभी तक वो हिंदू धर्म को मान रही थी। पर ये जनजाति कौन सी है, ये जनजाति है कौन सी, महीगीर जनजाति। महीगीर जनजाति का धर्म कौन सा रहेगा, इसका धर्म रहेगा कौन सा वाला धर्म रहेगा भैया, तो इनका धर्म रहेगा कौन सा, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म मानते हैं। ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ओके, ये क्या, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है कि ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो इनका जो धर्म है इसका उल्लेख, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है हमें अपने क्या बोल सकते हैं, हिंदू धर्म में क्या है, एक पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं महाभारत। इसका उल्लेख हमें वहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, महाभारत से। किसका उल्लेख, इस जाति का उल्लेख, किस जाति का उल्लेख, इस जाति का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, महीगीर जाति का उल्लेख हमें मिलता है। एक पुस्तक है जिसको हम ग्रंथ भी बोलते हैं, वो है महाभारत। महाभारत से हमें इस जाति के बारे में, यहाँ से हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, ये क्या है, ये कौन सा कार्य करते हैं भैया, तो ये लोग क्या है, मछुआरे जाति से संबंध रखते हैं। ये लोग किस कार्य में
ज़्यादातर कार्य करते हैं। तो ये लोग जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग मछुआरे होते हैं। क्या होते हैं, मछुआरे। क्या होते हैं ये लोग, मछुआरे। ये लोग मछुआरे का काम करते हैं, मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और जानता हूँ एक दो जनजाति के बारे में, फिर हमारा ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए। जैसे कि एक जनजाति होगी कौन सी, अगड़िया। कौन सी, अगड़िया। अगड़िया जनजाति। अब हम जानते हैं ये जनजाति रहती कहाँ है। हम लोग अब सिर्फ इतना जानेंगे कि रहती कहाँ है, कौन सी जनजाति है, क्योंकि जो जनजाति इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी बता दी। अब आपको सोना इनका जिला जानता है कौन से जिले में रहती है। जैसे बात करें सोनभद्र, ये जनजाति कहाँ पे रहती है, सोनभद्र में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जनजाति जो है ना वो सोनभद्र में ही रहेंगी। कहाँ पे रहेंगी, ये पांचवी जनजाति होगी हमारी, कहाँ पे रहेगी, सोनभद्र में रहेगी। ओके, फिर बात करें एक होगी कौन सी, कौन सी जनजाति, सकरिया जनजाति। भैया सकरिया जनजाति कहाँ रहती है, ये रहती है ललितपुर में। कहाँ पे, ललितपुर। ये का यूपी के जिला ललितपुर में रहती है। ओके, फिर बात करें भैया एक और जनजाति होगी, वो होगी पटरी। ओके, पठारी, पटरी जनजाति। ये कहाँ पे निवास करती है भैया, तो ये करेगी सोनभद्र में। कहाँ पर, सोनभद्र में, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो ज़्यादातर जनजाति जो निवास करती है वो निवास कहाँ करेंगी, वो निवास कहाँ करेंगी, वो निवास करती है ज़्यादातर जनजाति कहाँ पर, सोनभद्र के ज़िले में निवास करती है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए ज़्यादातर जनजाति जब सोनभद्र में निवास करती हैं तो इनमें से भी कुछ जनजाति कहाँ पर निवास करेंगी, वो भी निवास करेंगे कहाँ पर, वो भी निवास करेंगे सोनभद्र में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और जाति के बारे में जानते हैं जिसका नाम है आठवीं जनजाति। आठवीं जनजाति कौन सी रहेगी, वो रहेगी बेगा जनजाति। कौन सी, बेगा, या बोले बेगा। बेगा जनजाति भैया कहाँ पे रहती है, ये भी सोनभद्र में ही रहेगी, तो ये इस पे सोनभद्र मान लीजिए। फिर बात करें नौवीं जनजाति। नौवीं जनजाति कौन सी होगी, ये होगी पाहियार जनजाति। पहरिया, पहेरिया जनजाति। ये भैया कहाँ पे निवास करती है, ये भी सोनभद्र में करती है। फिर बोलते हैं 10वीं जनजाति। 10वीं जनजाति कौन सी हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी कौन सी बन जाएगी, भूया जनजाति। कौन सी जनजाति भैया, ये हो जाएगी भूया जनजाति। भूया जनजाति भैया कहाँ निवास करती है, तो भूया जनजाति भैया कहाँ निवास करेगी बताओ, ये भी कहाँ करती है, सोनभद्र में। जाहिर सी बात है ज़्यादातर जनजाति निवास कहाँ कर रही हैं, वो सोनभद्र में ही कर रही हैं, तो ये जनजाति भी सोनभद्र में ही निवास करेगी। हम उन 12 जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो सूचीबद्ध है। ओके, सूचीबद्ध जनजाति के बारे में हम लोग विस्तार से जान रहे हैं। अब बात करें एक जो जाति है जिसका नाम जानते हैं चोरा। किस नाम से, चोरा जनजाति। चोरा नाम से ही मैं समझ, ये चोर जाति से संबंध रखते हैं, नहीं भैया। तो ये चोरा जनजाति कहाँ से है, ये सोनभद्र एवं किससे, चंदौली, 2 जिलों से संबंध रखती है। कौन सा, सोनभद्र एवं चंदौली से। तो ये एक जनजाति जो 2 जिलों से संबंध रखती है। और एक आखिरी जनजाति हमारी जनजाति 12वीं जनजाति कौन है, पनिक, जिसको हम पनिका भी कह सकते हैं या पंखा जनजाति कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पनिक या पंखा जनजाति। ये भैया कहाँ पर, ये तो मिर्ज़ापुर में, एक सोनभद्र में, एक तो सोनभद्र में और दूसरा मिर्ज़ापुर में। तो भैया ये सारे जो हम पढ़ चुके हैं ये सारी क्या थी, ये थी यूपी की जनजातियाँ। तो यहाँ तक हम लोग यूपी की जनजातियों के बारे में विस्तार से बड़े ही आराम से जान चुके हैं कि यूपी में कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने सारी जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अब आप लोग सब जनजातियों को एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो सारी समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।